एक बहुत ही अच्छी लाइन है, हमेशा फेलियर और स्ट्रगल से कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये भी एक कहानी है जो सक्सेसफुल होने के बाद सबको बतानी है। और आज एक ऐसी ही शख्सियत की कहानी के बारे में हम बहुत कुछ जानेंगे आज की इस ऑडियो बुक समरी में। तो आइए जानते हैं समरी ऑफ हाउ टू थिंक लाइक लियोनार्डो दा विंची, जिसे लिखा है माइकल गेल्ब ने। और इस समरी की बात करें तो लियोनार्डो दा विंची का नाम तो आपने सुना ही होगा। वो एक जीनियस और महान कलाकार थे। उन्होंने कई बेहतरीन पेंटिंग्स बनाई थी, जिनमें से मोनालिसा और द लास्ट सपर को मास्टरपीस कहा जाने लगा। वो एक उम्दा कलाकार तो थे ही, इसके साथ ही साथ उन्हें कई अलग अलग फील्ड के बारे में अच्छी खासी नॉलेज भी थी, जैसे बॉटनी, एनाटॉमी, मिलिट्री, इंजीनियरिंग वगैरह वगैरह। उनकी इस गहरी नॉलेज के लिए उन्हें रेनेसांस पॉलीमेथ कहा जाता है, यानी एक ऐसा आदमी जिसकी एक फील्ड में मास्टरी और एक्सपर्टीज तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ उसे लगभग हर फील्ड के बारे में बहुत डीप नॉलेज भी होती है। लियोनार्डो की कई पेंटिंग्स को मास्टरपीस का टाइटल दिया गया, जिनमें सेंट जॉन द बैप्टिस्ट, मडोना ऑफ द रॉक्स और साल्वेटर मंडी शामिल है। डॉक्टर विंची के काम को बहुत वाहवाही और तारीफ मिली, लेकिन वो हमेशा विवादों में घिरकर चर्चा का कारण भी बने रहे। उनकी नोटबुक में बनाए उनके स्केच को उनकी पेंटिंग जितना ही कीमती माना जाता है। उन्होंने घोड़ों, चेहरे, फूल, यहाँ तक कि माँ के गर्भ में पल रहे बच्चे तक की इतनी सटीक और जीवंत तस्वीर बनाई है, जिसे देखो तो लगता है कि मानो अभी ये तस्वीर बोल ही पड़ेगी। लियोनार्डो इतने जीनियस थे कि वो जिस समय में रह रहे थे उससे कहीं ज्यादा आगे की सोच रखते थे, और उन्होंने अपने समय से आगे निकलकर कई सारी चीजें इन्वेंट की, जैसे कि पैराशूट, हेलीकॉप्टर, मशीन गन, और उन्होंने अपने इन उम्दा आविष्कारों के स्केचेस भी बनाए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लियोनार्डो एक नाजायज संतान थे? उनके पिता एक उभरते हुए वकील थे और माँ एक छोटे से गांव में खेतों में काम करने वाली साधारण लड़की। डॉक्टर विंची अपने पिता के नक्शे कदम पर नहीं चले, क्योंकि जिन बच्चों का जन्म बिना शादी के होता था, उन्हें एक प्रोफेशनल करियर बनाने की परमिशन नहीं थी। इस तरह डॉक्टर विंची ने खुद अपना रास्ता बनाया और दुनिया के महान कलाकार और थिंकर्स में से एक बने। इस समरी में आप ऐसे 6 प्रिंसिपल्स के बारे में जानेंगे जो आपको लियोनार्डो की तरह मल्टीपल स्किल्स डेवलप करने में मदद करेंगे। आप एक ऐसा इंसान बनना सीखेंगे जो अपनी नॉलेज को एक ही फील्ड तक सीमित नहीं रखता और हमेशा ज्यादा जानने और सीखने की इच्छा रखता है। लियोनार्डो इटालियन थे, इसीलिए इस बुक के ऑथर माइकल ने इन प्रिंसिपल्स को उन्हीं की भाषा में एक्सप्लेन किया है। लियोनार्डो के 6 प्रिंसिपल है। क्यूरियोसिटा यानी जानने की इच्छा रखना, डिमोस्ट्राजियोने यानी एक्सपीरियंस से सीखना, सेंसाजियोने यानी अपने 5 सेंसेस का मैक्सिमम इस्तेमाल करना, स्फूमाटो यानी तुरंत किसी चीज को जज नहीं करना, आर्ट एंड सिंजा यानी आर्ट और लॉजिक के बीच में बैलेंस बनाना, और कॉर्पोरलिटा यानी फिजिकल फिटनेस। तो आइए एक एक करके हम इन्हें डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्फूमाटो की। स्फूमाटो शब्द का मतलब है धुएं की तरह ऊपर जाना या धुंधला हो जाना, जहां कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं देता। इसकी झलक हमें लियोनार्डो की यूनिक पेंटिंग स्टाइल में देखने को मिलती है। अगर आप मोनालिसा की पेंटिंग गूगल करेंगे तो आप देखेंगे कि वो पेंटिंग बड़ी ही रहस्यमयी है। मोनालिसा की मुस्कान का राज आज तक कोई भी नहीं जान पाया। उसमें इतने सारे इमोशंस छिपे हैं कि आप चाहकर भी जान ही नहीं पाएंगे कि उसकी मुस्कान के पीछे की असली भावना क्या है। उसे इस तरीके से बनाया गया है कि आप एक ही बार में उसमें छुपे मैसेज को समझ नहीं पाएंगे। उस हल्की सी मुस्कान में अच्छाई और बुराई, सडक्शन और मासूमियत, दया और क्रूरता, इन सब की झलक दिखाई देती है। आपको क्या लगता है कि लियोनार्डो इससे क्या मैसेज देना चाहते थे? वैसे इस पेंटिंग की एक बड़ी ही दिलचस्प बात यह है कि अगर आप करीब से देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि मोनालिसा के मुंह और आंखों का कोना हल्की सी परछाई में ढका हुआ है। यही बात उस मुस्कान को रहस्यमयी बनाती है। उसकी आंखों की शिकन और होठों के किनारे हमें बता सकते थे कि वो उस पेंटिंग में असल में क्या महसूस कर रही थी।
लेकिन लियोनार्डो का यही तो इरादा था कि उन्होंने इसे एक पहेली की तरह पेंटिंग देखने वालों पर छोड़ दिया। तो यही पहला प्रिंसिपल है कि हमें तुरंत किसी चीज को जज नहीं करना चाहिए या किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए। एक ही चीज के कई अलग अलग पहलू हो सकते हैं, इसलिए उसके पीछे के कारण को समझने की सोच अपनानी चाहिए। तब जाकर आप उसे सही तरीके से जज कर पाएंगे। थोड़ा अलग एंगल से सिचुएशन को देखने की कोशिश करें। किसी भी नई चीज को देखकर उसके बारे में सवाल करना और उसका जवाब ढूंढने की इच्छा बनाए रखनी चाहिए। यह आपको सच और झूठ के बीच के फर्क को समझने में मदद करता है। यह आपके सोचने की पावर और इंटेलिजेंस को बढ़ाता है। शायद यही वो खासियत है कि जिसने लियोनार्डो को इतने सारे इन्वेंशंस करने में मदद की थी। इस बात को याद रखें कि जीनियस कभी तुरंत किसी नतीजे पर नहीं पहुंचते। वो उसे अलग अलग एंगल से समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद कहीं जाकर नतीजे पर पहुंचते हैं। सालों से आर्ट एक्सपर्ट्स और साइकोलॉजिस्ट ने यह सवाल किया है कि आखिर इस पेंटिंग की मॉडल थी कौन? क्या वो सच में कोई लड़की थी या सिर्फ एक इमेजिनेशन थी? लेकिन आज तक इसका कोई भी सटीक जवाब नहीं दे पाया। किसी ने कहा कि वो लीजा डेल जियोकॉन्डो थी, जो फ्रांचेस्को डेल जियोकॉन्डो नाम के सिल्क के व्यापारी की पत्नी थी। किसी ने कहा कि मोनालिसा में उन सभी औरतों की झलक थी जिन्हें लियोनार्डो ने अपनी जिंदगी में देखा था, जैसे कि उनकी माँ, रईसों की प्रेमिका या राह चलती आम औरतें। लेकिन बेल लैब्स के डॉक्टर लिलियन शॉर्ट्स का एक अलग और बड़ा ही दिलचस्प नजरिया था। उनका मानना था कि मोनालिसा लियोनार्डो की खुद की तस्वीर हो सकती थी। इसे सेल्फ पोर्ट्रेट कहते हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि लियोनार्डो के पास सिर्फ एक सेल्फ पोर्ट्रेट थी जिसे उन्होंने लाल रंग के चौक से बनाया था। उस पेंटिंग में उनके लंबे लहराते बाल, घनी भौहें और उम्र के साथ आने वाली आंखों के आसपास की झुर्रियां साफ साफ दिखाई दे रही थी। डॉक्टर श्वार्ट्ज ने मोनालिसा की पेंटिंग और उस सेल्फ पोर्ट्रेट को साथ साथ देखने के लिए सटीक माप के साथ कंप्यूटर मॉडलिंग का इस्तेमाल किया। और गौर से देखने पर आप देख पाएंगे कि मोनालिसा और लियोनार्डो का माथा, आंख, नाक, होंठ बिल्कुल समान रूप से एक लाइन में थे। ऐसा लग रहा था कि मानो वो एक ही तस्वीर के दो साइड की तरह थे। कैथोलिक चर्च माइकल एंजेलो और बेरिनीनी की तरह लियोनार्डो को ज्यादा पसंद नहीं करते थे, क्योंकि लियोनार्डो बाइबल में दिखाए गए सीन का मीनिंग अपने नजरिए से निकालते थे। कहते हैं कि मडोना ऑफ द रॉक्स और वर्जिन एंड चाइल्ड विद सेंट एनी पेंटिंग के दो अलग अलग वर्जन हैं। एक बहुत ही चौंकाने वाला और दूसरा बहुत ही कोमल। लियोनार्डो जैसे मास्टर पेंटर कोई भी चीज अनजाने में या इत्तेफाक से नहीं करते। हर चीज के पीछे एक ठोस कारण होता था जो अक्सर आम लोगों की नजरें देख नहीं पाती थी। उनकी पेंटिंग में लोगों के चेहरों के हाव भाव, बॉडी की पोजीशन, हाथ का इशारा सब बिल्कुल वैसा ही होता था जैसा वो उन्हें दिखाना चाहते हैं। और आप माने या ना माने, उनकी छोटी से छोटी बात में भी कोई ना कोई मैसेज जरूर छुपा हुआ होता था। शायद हम कभी नहीं जान पाएंगे कि लियोनार्डो लास्ट सपर या सेंट जॉन द बैप्टिस्ट में असल में हमें क्या बताना चाहते थे। यह हमारे ऊपर है कि हम उनकी कला की सुंदरता और उस रहस्य को किस तरीके से समझते हैं। तो इस फूम आर्टो को समझने के बाद अब बारी आती है अगले प्रिंसिपल की, जो है क्यूरियोसिटा। बचपन से ही लियोनार्डो को अपने आसपास की दुनिया के बारे में जानने की इच्छा रहती थी। अक्सर वो कागज और पेंसिल लेकर जंगलों में घूमने चले जाते थे। जो भी चीज उनका ध्यान खींच लेती थी वो उसका स्केच बनाने बैठ जाते थे। वो घंटों घंटों तक पेड़, फूल, पत्तियों को निहारते रहते। वो अपने हर थॉट को एक नोटबुक में लिखते थे। उनके मन में कई सवाल आते थे, जैसे इस दुनिया में कितने तरह के जानवर, फूल और नदियां हैं। ये पक्षी कैसे उड़ पाते हैं? जिस जगह पत्थर पानी से टकराता है वहां गोल चक्कर जैसा क्या बनने लगता है? न जाने क्यों ये अजीबोगरीब सवाल हर वक्त मेरे दिमाग पर कब्जा किए रहते हैं। जब लियोनार्डो किसी फूल की तस्वीर बनाते तो उसे 3 अलग अलग एंगल से बनाते। वो उसकी सुंदरता और बनावट देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते। पक्षियों की उड़ान भी उन्हें बड़ी दिलचस्प लगती थी। एक पक्षी कैसे हवा में अपने पंख फड़फड़ाता है
वो उसे भी तस्वीर में कैद कर लेते थे। लियोनार्डो के बारे में एक और खास बात थी जो उन्हें दूसरे कलाकारों से अलग बनाती थी। उन्हें औरतों की सुंदरता को तस्वीर में उतारने में ज्यादा रुचि नहीं थी। वो हर किसी के लिए काम करते थे, चाहे वो चर्च हो या कोई और। उनकी कला, नेचर, सुंदरता और सच्चाई के लिए समर्पित थी। उन्होंने ये टिप्स अपनी पेंटिंग पर लिखे थे। ये इंसान की फितरत होती है कि वो दूसरों के काम में गलतियां बड़ी आसानी से ढूंढ लेता है। इसलिए ये देखने के लिए कि हमें अपने काम में क्या सुधार करने की जरूरत है, आपको एक दर्पण के जरिए उसके रिफ्लेक्शन को स्टडी करना चाहिए। इस तरह आप उसे एक अलग नजरिए से जज कर पाएंगे। लियोनार्डो का मानना था कि काम करते टाइम बीच में छोटे छोटे ब्रेक भी लेने चाहिए। एक कलाकार को थोड़ी देर के लिए बाहर जाकर आराम भी करना चाहिए। अपने काम से कुछ देर के लिए दूर रहना हमें उस एक फ्रेश नजरिए से देखने में मदद करता है और हमारे लिए बचा हुआ काम करना आसान बना देता है। उन्होंने एक और टेक्निक के बारे में बताया था जो था पेंटिंग को दूर से देखना। जब आप पेंटिंग को दूर से देखते हैं तो आप उसके रंगों को, उसके आकार को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। लियोनार्डो अक्सर फ्लोरेंस की सड़कों पर नेचर की खूबसूरती और लोगों के चेहरों के हाव भाव को गौर से देखने निकल जाया करते थे। कभी कभी वो उन लोगों को देखते जो पिंजरे में पक्षियों को कैद करके उन्हें बेचते थे। लियोनार्डो उन्हें खरीद कर पिंजरे का दरवाजा खोलकर उन पक्षियों को आजाद कर देते थे। वो बड़े प्यार से और अचंभे से उन्हें नीले आसमान में खुलकर उड़ते हुए देखते रहते। पक्षियों को हल्की हवा में धूप की किरणों के बीच पंख फड़फड़ाते हुए उड़ते देखना उन्हें बहुत ही खुशी देता था। तो ये प्रिंसिपल यानी कि क्यूरियोसिटी हमें ये सिखाती है कि हमेशा जानने की इच्छा को जगाए रखें। जानने की इच्छा हमारे मन में सवाल पैदा करती है जिसका जवाब ढूंढने की हमें कोशिश करनी चाहिए। ये हमारे ब्रेन को शार्प बनाता है। हम डिटेल को नोटिस करना सीखते हैं। कहते हैं कि नेचर हमें जितना सिखा सकती है उतना कोई नहीं सिखा सकता। इसलिए लियोनार्डो नेचर में मौजूद हर चीज को बड़े ध्यान से देखा करते थे। तो क्यूरियोसिटी को समझने के बाद अब बात करते हैं अगले प्रिंसिपल की, डिमोस्ट्राजियोने। आइए इसे समझते हैं। बचपन में लियोनार्डो को कभी ठीक से पढ़ने लिखने का मौका नहीं मिला। जब वो थोड़े बड़े हुए तो मास्टर पेंटर और मूर्तिकार एंड्रिया डेल वेरोचियो के शिष्य बन गए। उनके स्टूडियो में लियोनार्डो ने रंगों को मिक्स करना और कैनवास तैयार करने का तरीका सीखा। वेरोचियो एक्सपीरियंसेस यानी कि अनुभवों से सीखने में विश्वास करते थे। उन्होंने लियोनार्डो को ब्रॉन्ज कास्टिंग और मूर्ति बनाने की कला वगैरह का काम भी सिखाया। उन्होंने लियोनार्डो को पेड़ पौधे, इंसान और जानवरों की बॉडी के स्ट्रक्चर को स्टडी करना भी सिखाया। इस एजुकेशन ने उनकी बहुत ज्यादा मदद की। लियोनार्डो की पहली पेंटिंग वेरोचियो के बैप्टिज्म ऑफ क्रिस्ट के ऊपर थी। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने परी की तस्वीर को नीचे लेफ्ट कॉर्नर में बनाया था। आर्ट एक्सपर्ट्स ने एक बार एक्सरे के जरिए उसे गौर से देखने की कोशिश की। उन्होंने देखा कि एक्सरे में वेरोचियो की ब्रश से बनने वाली स्ट्रोक साफ साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन लियोनार्डो के ब्रश स्ट्रोक इतने महीन और मक्खन की तरह चिकने थे कि एक्सरे उसके आर पार गुजर गई। उन्होंने बहुत बेहतरीन कारीगरी से उसमें रंग भरा था, इसलिए एक्सरे उसके आर पार हो गई। ऐसा लग रहा था मानो उन्होंने तस्वीर नहीं बनाई थी बल्कि सच में एक परी की रचना कर दी थी। ट्रेनिंग के बाद लियोनार्डो एक एक्सपर्ट बन गए थे और उन्होंने एक गिल्ड को ज्वाइन किया। ये डॉक्टरों और कलाकारों का एक ग्रुप था जिसका नाम सेंट ल्यूक था। बॉडी के स्ट्रक्चर को समझने के लिए लियोनार्डो ने लगभग 30 इंसानों की लाश और अनगिनत जानवरों के शरीर को काटा भी था। उन्होंने उनके शरीर के हिस्सों की तस्वीरें अपनी नोटबुक में बनाई थी। यही वजह है कि उनकी पेंटिंग में फिजिकल बॉडी का स्केच इतना परफेक्ट होता था। लियोनार्डो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस से चीजों को टेस्ट करके सीखने में विश्वास करते थे। उनका मानना था कि कही सुनी बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे खुद टेस्ट करके अपनी इंडिपेंडेंट थिंकिंग को बढ़ाना चाहिए। उनका कहना था कि नेचर से बेहतर टीचर कोई नहीं हो सकता, इसीलिए अपने आसपास की चीजों को गौर से देखें, वो आपको बहुत कुछ सिखाएगी। वैसे लियोनार्डो के बारे में एक और दिलचस्प बात है कि उन्होंने 42 यानी कि 42 की एज में खुद लैटिन भाषा सीखी,
ताकि वो क्लासिक्स में लिखी बातों को बेहतर तरीके से समझ सके। उन्होंने मेडिसिन, मैथ्स, युद्ध कला की कई सारी किताबें भी पढ़ी थी। एक जगह उन्होंने लिखा था कि एक्सपीरियंसेस यानी कि अनुभव कभी भी गलत नहीं होते। आप फेल तभी होते हैं जब आप अपने एक्सपेरिमेंट से तुरंत रिजल्ट मिलने की उम्मीद करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी लिखा कि रुकावट मुझे झुका नहीं सकती। हर बाधा पक्के इरादे और अटलता से चकनाचूर हो जाती है। लियोनार्डो को एक्सपेरिमेंट करना बहुत पसंद था। उनमें से कई तो बुरी तरीके से फेल भी हुए थे, लेकिन फेलियर ने उन्हें कभी भी दोबारा कोशिश करने से नहीं रोका। इसी खासियत की वजह से वो अनगिनत इन्वेंशन करने में कामयाब हुए। तो इसी तरीके से डेमोस्ट्राजियोने क्या है ये जानने के बाद अब अगले प्रिंसिपल की बात करते हैं, सेंसाजियोने। मतलब ये कि लियोनार्डो हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स को बहुत ही ज्यादा अहमियत देते थे। उनका मानना था कि हमें इसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। इस प्रिंसिपल का मतलब है हर चीज को गौर से डिटेल में देखना। ये आपके ब्रेन पावर और लर्निंग स्किल को बढ़ाते हैं। ये हमारा फोकस बढ़ाकर हमें जीनियस बनाते हैं। सेंसेस का ज्यादा इस्तेमाल करना मतलब हर आवाज को गौर से सुनना। अगर खाना खा रहे हैं तो उसका पूरा जायका लेना। आंखों के माध्यम से हर चीज की डिटेल को देखना। लियोनार्डो हमेशा अपने सेंसेस का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते थे। वो बड़े गौर से अपने आसपास के परिवेश, पहाड़ों, झरनों, जानवरों और लोगों के हाव भाव को देखते और उससे सीखते। जितना हो सकता था वो उतने अच्छे कपड़े पहनते थे। उन्होंने अपने स्टूडियो को फूलों और परफ्यूम की खुशबू से भर दिया था। वो कम क्वांटिटी में हेल्दी खाना खाते थे जिसे खूबसूरती से प्लेट में सजाया गया हो। ऐसा खाना उन्हें खाना पसंद था। वैसे कि आप जानते हैं कि लियोनार्डो एक म्यूजिशियन भी थे। वो वीणा, बांसुरी के साथ साथ कई इंस्ट्रूमेंट भी बजा सकते थे। कहते हैं कि उनकी आवाज भी बहुत ही सुरीली थी। जब मिलान के लूडोविको स्फोर्जा ने उन्हें काम पर रखा तब लियोनार्डो ने घोड़े के सिर के आकार की एक चांदी की वीणा बनाई और उसे लूडोविको स्फोर्जा को तोहफे में दिया। लियोनार्डो कहते थे कि बड़ी दुख की बात है कि ज्यादातर लोग अपने सेंसेस का सही इस्तेमाल नहीं करते। वो बस पेट भरने के लिए खाते थे लेकिन उसका स्वाद नहीं लेते थे। वो बोलते तो है लेकिन सोचे समझे बिना, सुनते तो है लेकिन कुछ महसूस नहीं करते। तो चलिए आप ईमानदारी से बताइए कि आखिरी बार कब आपने आसमान को देखकर चांद और तारों की सुंदरता की तारीफ की थी? आखिरी बार कब था जब आपने बिना जल्दबाजी किए अपने खाने का जायका लेकर खाया था? जो चीज हमारे पास होती है हम उसकी कद्र नहीं करते। नेचर ने आपको सेंस ऑर्गन्स दिए हैं और उनके प्रति ज्यादा सेंसिटिव होने की कोशिश कीजिए। आज हम इतने बिजी हो गए हैं कि बस सिर्फ मौजूद हैं, जी नहीं रहे हैं। अगर आप भी जीने के सही मायने को महसूस करना चाहते हैं तो लियोनार्डो की तरह अपने सेंसेस को ज्यादा से ज्यादा यूज करें और जिंदगी के हर पल का भरपूर आनंद लें। तो सेंसाजियोने को समझने के बाद अब बात करते हैं अगले प्रिंसिपल की, आर्ट एंड सिएंजा। मतलब ये कि लियोनार्डो लेफ्ट हैंडेड थे तो ये कहा जा सकता है कि उनका राइट ब्रेन ज्यादा एक्टिव था। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि वो सिर्फ एक आर्टिस्ट नहीं थे बल्कि साइंटिस्ट भी थे। उनकी एक बड़ी ही अनोखी आदत भी थी। वो मिरर राइटिंग की प्रैक्टिस करते थे। उनकी सारी नोटबुक उसी तरीके से लिखी हुई थी। कुछ साइकोलॉजिस्ट ने इसके पीछे के गहरे मीनिंग को समझने की कोशिश की कि लियोनार्डो रिवर्स में क्यों लिखते थे, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि ये उनके लिए ज्यादा कंफर्टेबल होता होगा क्योंकि वो लेफ्ट हैंड से लिखते थे। 1994 यानी कि 1994 में बिल गेट्स ने लियोनार्डो के नोटबुक के 18 पेज $30 मिलियन में खरीदे थे। साइंस ने इस बात को साबित किया है कि ब्रेन का लेफ्ट हिस्सा लॉजिक और रीजनिंग के साथ काम करता है और राइट हिस्सा इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी के साथ। लेकिन लियोनार्डो का मानना था कि आर्ट और साइंस दोनों साथ साथ चलते हैं। इन दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। उन्होंने ह्यूमन बॉडी, बहते पानी, फूल पौधे को बड़े गौर से देखा और उसका इस्तेमाल अपनी कला को एक्सप्रेस करने के लिए किया। वो अपनी पेंटिंग और मूर्तियों का आउटलाइन बनाने के लिए मैथ्स के सटीक मेजरमेंट को यूज करते थे। इस तरह लियोनार्डो पूरे ब्रेन को थिंकिंग के लिए इस्तेमाल करने पर जोर देते थे। उनका कहना था कि जो लोग बिना साइंस को अप्लाई किए अपनी कला को आकार देते हैं
वो उन सेलर्स की तरह होते हैं जो बिना कंपास लिए समुद्र की यात्रा पर निकल जाते हैं। ऐसे लोग कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। वो इस बात में विश्वास करते थे कि एक आर्टिस्ट को इंसान की खूबसूरती को कैनवास पर उतारने के लिए उसके ह्यूमन स्ट्रक्चर को स्टडी जरूर करना चाहिए। बिना इस नॉलेज के पेंटर सिर्फ निर्जीव लोगों की तस्वीर बना पाएगा जिसमें कोई सुंदरता और कला नहीं होगी। लियोनार्डो ने अपने स्टूडेंट्स को डिटेल, लॉजिक और मैथ्स पर ध्यान देने के लिए एनकरेज किया और कहा कि इसके साथ साथ वो खुलकर अपनी इमेजिनेशन पावर का भी इस्तेमाल करें। छोटी छोटी चीजों को देखने के बजाय पूरी पिक्चर देखने की उनकी एबिलिटी ने उन्हें बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद के बिल्कुल सटीक मैप तैयार करने में मदद की। वो कहते थे, स्टडी द साइंस ऑफ आर्ट एंड स्टडी द आर्ट ऑफ साइंस, यानी आर्ट के पीछे की साइंस को समझो और साइंस के पीछे की आर्ट को देखो। लियोनार्डो शायद इकलौते ऐसे महान कलाकार हैं जिन्होंने हमें कई यूनिक इन्वेंशन, स्केचेस और नोट्स भी दिए हैं जिन्हें आज भी उतना ही कीमती माना जाता है जितना उनके समय में माना जाता था। तो इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रिंसिपल की, जो है कॉर्पोरालिटा। लियोनार्डो की नोटबुक में पजल और जोक्स के अलावा आपको अच्छी हेल्थ और फिजिकल फिटनेस के बारे में कई दिलचस्प टिप्स भी मिलेंगे। उनका मानना था कि अच्छी हेल्थ आपको एक फिट दिमाग देती है। जॉर्जियो वासरी, जिन्होंने कई फेमस आर्टिस्ट के बारे में लिखा था, वो लियोनार्डो के बारे में कहते हैं कि वो हॉर्स राइडिंग में बहुत ही कुशल थे। एक्सरसाइज के तौर पर वो स्विमिंग और तलवारबाजी भी करते थे। इन चीजों ने लियोनार्डो की बॉडी को बहुत स्ट्रॉन्ग, अट्रैक्टिव और फिट बना दिया था। लियोनार्डो ने अपनी नोटबुक में कुछ हेल्थ टिप्स भी दिए हैं और वो कहते हैं कि गुस्से और उदासी से दूर रहो, अपने मन को खुश रखो, हर रोज एक्सरसाइज करो, आप क्या खा रहे हैं उस पर ध्यान दो, खाने को धीरे धीरे चबाकर खाओ, भूख लगने पर ही खाना खाओ और हल्का खाना खाओ, रात को अच्छी नींद लो और अपना डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रखो। लियोनार्डो वेजिटेरियन थे और तो और वो खाना बनाने में भी माहिर थे। उनके हिसाब से हेल्दी खाना और एक्सरसाइज के बीच में एक बैलेंस बनाना आपको अच्छी हेल्थ देता है। और इस बहुत ही अच्छी लाइन के साथ हम पहुंच गए हैं कंक्लूजन तक। तो मुद्दा मामला ऐसा है कि फ्रांस के राजा फ्रेंकोइस ने लियोनार्डो को पेंटर, आर्किटेक्ट और इंजीनियर के रूप में काम पर रखा था, लेकिन असल में वो राजा के साथ ज्ञान और फिलॉसफी की बातों पर गहराई से चर्चा किया करते थे। राजा ने उन्हें रहने के लिए एक शानदार बंगला दिया था और उन्हें हर महीने सैलरी भी दी जाती थी। वहां रहते हुए 67 यानी कि 67 साल की उम्र में लियोनार्डो ने दुनिया को अलविदा कहा। अपने अंतिम दिनों में लियोनार्डो ने अपनी बीमारी के सिम्टम्स के बारे में भी लिखा। उन्होंने अपना सारा सामान अपने वफादार स्टूडेंट फ्रांचेस्को मेल्जी के लिए छोड़ दिया था। कहते हैं कि राजा के साथ उनकी गहरी दोस्ती हो गई थी और उन्होंने अपनी आखिरी सांसें राजा की बाहों में ली थी। कुछ लोगों का कहना है कि लियोनार्डो होमोसेक्सुअल थे, तो कई लोग कहते हैं कि वो फ्री थिंकर थे जिनकी सोच धर्म से कुछ अलग थी। वैसे और किसी बात का तो पता नहीं, लेकिन एक सच है जिसे कोई नहीं बदल सकता कि वो एक जीनियस थे। वो एक महान कलाकार थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन कला, साइंस, नेचर और उसकी सुंदरता के लिए समर्पित कर दिया था। तो इस समरी में आपने 6 प्रिंसिपल्स के बारे में सीखा जो आपको लियोनार्डो की तरह अपनी बॉडी और माइंड के फुल पोटेंशियल को हासिल करने में मदद करेंगे। क्यूरियोसिटी यानी हमेशा जानने और सीखने की इच्छा बनाए रखना। जितना ज्यादा आप सवाल पूछेंगे उतना ही ज्यादा आप उस फील्ड के बारे में जानेंगे जो आपको उसका मास्टर बना देगा। एक जर्नल या नोटबुक मेंटेन कीजिए जिसमें आप अपने आइडिया, अपने थॉट्स और सीखी हुई चीजें लिख सके। ये आपको अपने गोल्स अचीव करने में मदद करता है। अगला है डिमोस्ट्रोजियोने, यानी कि किसी भी बात या थ्योरी को यूं ही नहीं मान लेना चाहिए, बल्कि उसे टेस्ट करना चाहिए। उसे एक्शन लेकर के खुद एक्सपीरियंस करें, क्योंकि एक्सपीरियंस से ज्यादा आपको कोई कुछ नहीं सिखा सकता। इसीलिए गलती करने से ना डरे और हर फेलियर को अपॉर्चुनिटी के रूप में देखें। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हमें ज्यादा इफेक्टिव तरीके से सिखाती है। अगला आता है सेंसाजियोने, यानी हमारे 5 सेंसेस। अपने सेंस ऑर्गन्स को अच्छे से ज्यादा यूज करें। चीजों को गौर से देखें, उसकी डिटेल को समझें। आप जो भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, टच कर रहे हैं, उसे फील करें। उस पल में पूरी तरह मौजूद रहे। कुछ खा रहे हैं तो
उसके हर एक इंग्रेडिएंट को टेस्ट करें। अगर आप कुछ छू रहे हैं तो उसे फील करें, यह आपके फोकस को बढ़ा देता है। इसी के साथ अगला प्रिंसिपल है स्फुमाटो, यानी तुरंत किसी बात को जज ना करें और ना ही किसी नतीजे पर पहुंचे। एक ही चीज के कई अलग अलग पहलू हो सकते हैं, इसीलिए उसे समझने की कोशिश करें। उसके पीछे के कारण को समझने की सोच को एक्सेप्ट करें, उसे फॉलो करें, उसे अपनाएं। अगला है आर्ट एंड सिएंजा, यानी आर्ट एंड साइंस के बीच बैलेंस डेवलप करना। लॉजिक और इमेजिनेशन के बीच बैलेंस बनाना। अपने माइंड की कैपेसिटी को सीमित ना करें। लॉजिक और क्रिएटिविटी के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश करें। दोनों को इंपॉर्टेंस देना सीखें। हम में से ज्यादातर लोग या तो लेफ्ट ब्रेन को यूज करते हैं या राइट ब्रेन को, और सच पूछिए तो हम अपने ब्रेन का बहुत ही कम हिस्सा असल में यूज करते हैं। लेकिन अगर आप एक जीनियस बनना चाहते हैं तो आपको दोनों हिस्सों को यूज करना शुरू करना होगा। कॉर्पोरालिटा यानी बॉडी और माइंड की देखभाल। बॉडी और माइंड एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, इसीलिए हेल्दी खाना खाएं, पूरी नींद ले और एक्सरसाइज करें, क्योंकि हम जितने ज्यादा फिजिकली फिट और स्ट्रांग होंगे उतना ही ज्यादा हम मेंटली स्ट्रांग बन पाएंगे, जो कि हमारे फोकस और क्रिएटिविटी को बढ़ाने में मदद करेगा। किसी एक इंसान के लिए आर्ट, इंजीनियरिंग, बॉटनी, मैथमेटिक्स, यहाँ तक कि हर फील्ड की इतनी सारी नॉलेज होना कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये आप भी अचीव कर सकते हैं अगर आप अपने एक एक मिनट को प्रोडक्टिव तरीके से यूज कर ज्यादा सीखने की इच्छा को जगाए रखते हैं और एक्सीलेंस का एम रखते हैं, तो आप भी एक जीनियस बन सकते हैं। अगर आपने इन 6 प्रिंसिपल्स को बखूबी समझकर अप्लाई करना सीख लिया तो फोकस के साथ साथ आपकी प्रोडक्टिविटी जरूर बढ़ेगी। और कौन जानता है कि आने वाले टाइम में आप कोई ऐसी चीज इन्वेंट करके एक रेवोल्यूशन ले आए जिसके लिए आपको जीनियस कहा जाएगा और आपके बारे में किताबों में लिखा जाएगा। बिल्कुल ऐसा हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसी के साथ यहाँ पर ये समरी समाप्त होती है और हमारी जो जर्नी है वहां पर इस समरी को कंप्लीट करने के बाद अभी हमें और मेहनत करनी है, और खासकर ये जो 6 प्रिंसिपल्स हैं इनको तो मतलब अप्लाई करना ही करना है। तो कमेंट बॉक्स में लिख करके शेयर कीजिए कि समरी आपको कैसी लगी।